सभी लोग घर में सो चुके थे और मैं आहिस्ता से आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे उस दर्द से टूटते वजूद पर किसी की नरम उंगलियां तवाफ कर रही हों। जैसे ही वो नरम हाथ मेरी पीठ पर हरकत करने लगे, मेरी थकन दूर होने लगी। ये एक अजीब व गरीब एहसास था, जैसे किसी ने मेरी रगों में सुकून का रस भर दिया हो। कमरे में हल्की हल्की खुशबू फैल रही थी और ये खुशबू मेरे दिल को मजीद पुरसुकून कर रही थी। मैंने आहिस्ता से आंखें खोली तो देखा कि कमरे में मध्यम रोशनी में एक साया सा हरकत कर रहा था, लेकिन कुछ वाज़ेह नहीं हो रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई, मगर उन हाथों का लम्स इतना पुरसुकून था कि मैं खुद को हरकत देने से कासिर महसूस कर रहा था। क्या ये हकीकत थी या ख्वाब, मैं खुद भी नहीं जानता था। मगर एक बात तय थी कि मेरी थकन उस लम्हे कहीं गायब हो चुकी थी। सारी रात की पुरसुकून नींद के बाद सुबह को मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को ताज़ा दम महसूस किया। माँ हमेशा की तरह मुसल्ले पर बैठी दुआ मांग रही थी और जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी तसल्ली थी जो मेरी रूह को सुकून बख्श रही थी। कैसे हो बेटा? माँ ने मोहब्बत भरे लहजे में पूछा। ठीक हूँ माँ, रात बहुत अच्छी नींद आई थी, मैंने जवाब दिया और दिल ही दिल में रात के वाक़यात को याद करने की कोशिश करने लगा। रात के वो पुरस्रार लम्हात और वो नरम लम्स मेरी याददाश्त में नक्श हो चुके थे, मगर मैंने उन्हें माँ से छुपाने का फैसला किया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, दुआ है हमेशा ऐसे ही सुकून में रहो, माँ ने दुआ दी। मैं माँ की मुस्कुराहट के जवाब में मुस्कुरा दिया और दिल में उस रात के राज को छुपाए रखते हुए अपने दिन की शुरुआत की। नाश्ता करके मैं काम के लिए निकल आया। हम मजदूरों का तो काम ही यही था, दिन भर मेहनत करना और शाम के वक्त चंद पैसे लेकर घर जाना। जिंदगी की खुशियों और गमों में शरीक होना हमारी किस्मत में ही नहीं था। आज भी दिन वैसे ही गुजरा जैसे हर दिन गुजरता था। सख्त धूप में काम करते हुए जिस्म थकन से चूर हो गया था, मगर दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी। रात को वो पुरस्रार लम्स अभी तक मेरे जहन में ताज़ा था, जैसे कोई ख्वाब हो जो हकीकत बन गया हो। जब शाम हुई और हम सब मजदूर अपने अपने घर की तरफ रवाना हुए, मैंने अपने थके हुए जिस्म को घसीटते हुए कदम उठाए। दिल में एक अजीब सा इंतजार था, जैसे रात की पुरस्रारियत दोबारा मेरे इंतजार में हो। घर पहुंचकर मैंने माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी जो मेरी सारी थकन को दूर कर देती। जैसे ही रात का पहर करीब आया, मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। क्या आज भी मुझे पुरस्रार लम्स सुकून देगा? क्या ये कोई ख्वाब था या हकीकत? उन सवालों के जवाब जानने के लिए मैं बेताब था। सारी सोचों को झटक कर मैं घर में दाखिल हुआ तो आज खिलाफे मामूल माँ जाग रही थी और मैं हैरान हुआ। माँ, आप इस वक्त क्यों जाग रही हैं? मैंने पूछा। माँ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हारा इंतज़ार करते करते इतनी देर हो गई, इसीलिए जाग रही थी ताकि तुम्हें ये बात कह सकूं। बेटा, तेरी बहन जिकिया के रिश्ते के लिए तेरे चचा वाले आए थे। इससे अच्छा रिश्ता मैं मिल ही नहीं सकता। तेरे अब्बा की ख्वाहिश भी यही थी। अब हमें जल्दी उसकी शादी का सोचना होगा। तुम तो जानते हो हम जैसे गरीबों के दरवाजे पर आखिर कौन दस्तक देगा। ये अच्छा रिश्ता है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। यह खबर सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। जिकिया की शादी का ख्याल अम्मा और अब्बा दोनों के दिल की ख्वाहिश थी और अब ये ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा था। मैंने माँ को तसल्ली दी। माँ, ये तो खुशी की बात है, हम सब मिलकर जिकिया की शादी की तैयारियां करेंगे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, तू हमेशा हमारे लिए खुशियाँ लाता है। अल्लाह तेरा नसीब भी अच्छा करे और मैं तेरी खुशियाँ भी अपनी आंखों से देखूं। मेरी यही तमन्ना है कि मैं बेटे का घर हंसता बसता देखूं। माँ के ये कहने पर अचानक बेसाख्ता मेरे जहन में रात वाला ख्याल लहराने लगा। वो कौन थी आखिर? मैंने माँ को प्यार से देखा और दिल में दुआ की कि जिकिया की शादी का ये मरला खुशियों से भरपूर हो। उसी खुशी के लम्हे ने मेरी सारी थकन मिटा दी और मुझे एक नई उम्मीद दी कि शायद मेरी भी जिंदगी में कुछ अच्छे लम्हात आएंगे और मैं अपने बहन भाइयों के तमाम फराइज एक बाप बनकर निभाऊं। रात को मैं अपने बिस्तर पर लेटा और दिल ही दिल में उस पुरस्रार लम्स का इंतजार करने लगा जो मेरी सारी थकन को दूर कर देता। आज की खुशी और रात की पुरस्रारियत ने मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भर दिया। थोड़ी देर गुजरी थी
کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میری ٹانگیں دبا رہا ہو۔ یہ لمس ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے یہ کوئی نسوانی انگلیاں تھی۔ نرم نرم ہاتھوں کا لمس میری ساری تھکن دور کر رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی، اس لمس کا مزہ لیا جیسے یہ کوئی خواب ہو۔ کل کی فکر دل میں آتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ سیٹھ سے پیسوں کا مطالبہ کروں گا۔ جہاں ہم سب لوگ کام کرتے تھے وہ ایک قدیم زمانے کی حویلی تھی، جسے توڑ کر وہاں ایک ہسپتال تعمیر کرنا تھا۔ یہ کام ہم نے ٹھیکے میں لیا تھا، مگر ابھی تک میں نے اس کی کوئی بھی رقم وصول نہیں کی تھی۔ سیٹھ روزانہ میرے ہاتھ پر چند پیسے رکھتا، جن سے میں گھر کے لیے راشن وغیرہ لے کر آتا، مگر اب زکیہ کی شادی کے خرچے کے لیے مجھے مزید محنت کرنی تھی اور زیادہ کام کرنا تھا، تاکہ میں اچھی خاصی رقم جمع کر کے حیثیت کے مطابق زکیہ کے لیے جہیز کا تھوڑا سامان بنا سکوں، تاکہ میری ماں اسے عزت سے رخصت کرے۔ میری آنکھیں بند تھی اور دل میں یہ سوچیں چل رہی تھی کہ اچانک مجھے ان نرم ہاتھوں کی حرکت تھمتی محسوس ہوئی۔ یہ لمحہ میرے لیے پراسرار بن گیا۔ کیا یہ لمس کوئی خواب تھا یا حقیقت؟ ان سوالوں نے میرے ذہن میں ایک نئی کھلبلی مچا دی، لیکن اب میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ کل سیٹھ سے بات ضرور کروں گا۔ ہمیں ہمارے کام کا معاوضہ ملنا چاہیے، تاکہ زکیہ کی شادی کی تیاریوں کے لیے پیسوں کی کمی نہ ہو۔ ان خیالات کے ساتھ میں نے ایک گہری سانس لی اور نیند کی آغوش میں چلا گیا، دل میں ایک عجیب سی تسلی کے ساتھ کہ شاید کوئی غیبی طاقت میرے ساتھ ہے جو میری مدد کر رہی ہے۔ میرا نام ارسلان ہے، عمر 25 سال ہے۔ میرا تعلق ایک نچلے طبقے کے گھرانے سے ہے، جہاں ہم جیسے غریب لوگ مزدوری کر کے اپنا گزارا کرتے ہیں۔ ہم جیسے غریبوں کی خواہشات تو ہوتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ہمیں اکثر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اور کئی خواہشات کو دل میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ میرا بھی سارا بچپن اپنی خواہشوں کو مارتے ہوئے گزرا تھا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک نئی جدوجہد کے ساتھ شروع ہوتا۔ اسکول جاتے وقت اکثر میرے دل میں یہ خواہش ہوتی کہ میرے پاس بھی نئے کپڑے ہوں، ایک خوبصورت بیگ ہو اور کتابیں ہوں جس کے ساتھ میں بغیر کسی فکر کے پڑھ سکوں، مگر حقیقت ہمیشہ خواب سے مختلف ہوتی ہے۔ میرے کپڑے اکثر پرانے اور پھٹے ہوتے اور اسکول کے بیگ کی بجائے ایک بوری میں اپنی کتابیں ڈال کر اسکول جایا کرتا۔ کتابیں بھی زیادہ تر پرانی اور پھٹی ہوتی، جو مجھے کسی خیراتی ادارے سے ملتی۔ میں نے صرف 5ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔ جب میرے والد کا انتقال ہو گیا اور میرے ننھے سے کندھوں پر گھر کا بوجھ آن پڑا، تب سے میں نے کتابیں چھوڑ کر اپنے ہاتھ میں مزدوری کا ساز و سامان پکڑا اور کمانے نکلا۔ میری ماں ایک محنتی عورت تھی جو دن رات کام کر کے ہمیں پالتی۔ اس کے ہاتھوں کی کھردری جلد اور اس کی آنکھوں کی تھکن میری آنکھوں کے سامنے تھی، مگر اس محبت میں کبھی کوئی کمی نہیں آئی۔ میرے والد بھی ایک مزدور تھے جو دن بھر کی سخت محنت کے بعد تھکے ہوئے گھر آتے، مگر ان کی آنکھوں میں ہمارے بہتر مستقبل کی امید ہمیشہ موجود رہتی۔ ان کے اچانک ہوئے انتقال نے ہمارے گھر کا شرازہ بکھیر دیا تھا۔ وقت سے پہلے مجھ پر وہ بوجھ آ گیا جو میری عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا۔ میری چھوٹی بہن زکیہ اور بھائی علی بھی میرے ساتھ اس تنگ دستی میں پلے بڑے تھے۔ زکیہ میرے والد کی سب سے لاڈلی اولاد تھی۔ ہم تینوں نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی تھی، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارے والدین ہماری خوشیوں کے لیے اپنی جان لڑا رہے ہیں۔ ہم سب نے اپنے خوابوں کو حقیقت کی دنیا میں دفن کرنا سیکھ لیا تھا۔ زکیہ ہمیشہ پڑھائی میں دل لگا کر رکھتی۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ کچھ بھی ہو مگر میری بیٹی تعلیم حاصل کرے، اور اس کا خواب تھا کہ وہ ایک دن ڈاکٹر بنے گی تاکہ ہمارے خاندان کو غربت سے نکال سکے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ میں بھی ایک دن کچھ بن سکوں تاکہ والدین کی محنت کا صلہ دے سکوں، مگر ہر روز کی جد و جہد اور حالات کی سختی نے مجھے یہ سکھا دیا تھا کہ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں سکون تلاش کرنا ہے۔ ہر رات ہم سب ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو وہ لمحہ ہماری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہوتا۔ کبھی کبھی میں رات کو آسمان کی طرف دیکھ کر سوچتا تھا کہ شاید ایک دن ہمارے بھی حالات بدلیں گے، شاید ایک دن ہمارے بھی خواب حقیقت بنیں گے، مگر اس وقت تک ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی ہوگی۔ ہمارے والدین نے ہمیں سبق دیا تھا کہ محنت کبھی رائگاں نہیں جاتی اور ہمیں ہمیشہ اپنی محنت پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ہار نہیں مانی، ہر مشکل کا مقابلہ کیا اور اپنی خواہشات کو دل میں دبا کر آگے بڑھتا رہا۔ آج بھی میں اسی امید کے ساتھ جیتا ہوں کہ شاید ایک دن ہماری محنت رنگ لائے اور ہم بھی ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ میں نے وقت کے ساتھ بہت اچھا کام سیکھ لیا تھا اور ایک قابل مزدور بن چکا تھا۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے۔ صبح صبح معمول کے مطابق جب میں حویلی پہنچا
तो सभी मजदूर काम कर रहे थे। मैंने हवेली के दूसरे हिस्से में सबसे अलग काम करने का ठेका लिया। ये कमरा बहुत खूबसूरत था। उसके दरो दीवार बहुत पुराने और कदीम ज़माने के थे। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला ताकि उसकी तोड़ फोड़ कर सकूं, मुझे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई जो शायद किसी कदीमी इत्तर की थी। सामान तो वैसे भी सारा उठा लिया गया था, मगर जैसे ही मेरी नज़र दीवार पर पड़ी मैं दम बखूद रह गया। दीवार पर एक रानी की तस्वीर नजर आई। मैं फौरन उसके करीब गया। इतनी खूबसूरत औरत मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी आंखें जिनमें एक अजीब सी चमक थी, लंबे घुंघराले बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, और लाल साड़ी में मलबूस ये औरत वाकई कोई शहजादी मालूम होती थी। तस्वीर में उसका हुस्न जैसे जादू कर रहा था। उसकी आंखों की गहराई में एक पुरस्कारियत थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो जिंदा हो और मुझे देख रही हो। मैंने गौर से तस्वीर को देखा तो उसकी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी नजर आई जिसमें एक चमकता हुआ पत्थर जड़ा था। उस पत्थर की रोशनी भी किसी तरह से पुरस्कार थी, जैसे उसमें कोई राज छुपा हो। कमरे की दीवारों पर भी नक्काशी थी जो कदीम दौर की अक्कासी कर रही थी। दरो दीवार पर बने हुए फूल और पत्तियां और हर नक्शो निगार में एक अलग ही कहानी छुपी हुई मालूम हो रही थी। मैं उस कमरे में खड़ा रहा जैसे वक्त के पहिए को पीछे मोड़ रहा था। उस तस्वीर में मौजूद रानी की जिंदगी को महसूस कर रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। मैंने सोचा कि इस तस्वीर की हकीकत क्या हो सकती है। क्या ये कोई तारीखी शख्सियत थी या सिर्फ किसी मुसव्विर के तखय्युल का नतीजा। मगर एक बात तय थी कि उस तस्वीर ने मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी, जैसे कोई पुरस्कार कुव्वत मुझे उसकी हकीकत जानने पर मजबूर कर रही हो। मैंने सोचा कि उस तस्वीर को उतार कर किसी महफूज जगह पर रख दूं, मगर दिल में एक डर सा पैदा हुआ। क्या ये तस्वीर वाकई इतनी अहम थी? क्या इसमें कोई पोशीदा राज था? उन सवालात ने मेरे जहन में एक खलबली मचा दी। मैंने फैसला किया कि सेठ से इस बारे में बात करूंगा। शायद वो इस तस्वीर की अहमियत और उसके पस मंजर के बारे में कुछ जानता हो। उन ख्यालात के साथ मैंने दोबारा काम शुरू किया, मगर दिल में उस तस्वीर की पुरस्कारियत और उसकी खूबसूरती का असर बाकी था। जैसे जैसे दिन गुजरता गया मैं उस तस्वीर के बारे में सोचता रहा और दिल में एक अजीब सी तसल्ली थी कि शायद उस तस्वीर में जैसे राज का इल्म कुछ नए रास्तों पर ले जाएगा। शाम को सेठ काम का जायजा लेने आया तो मैंने मौका गनीमत जानकर उससे ये तस्वीर मांग ली। सेठ ने हैरत से मेरी बात सुनी, मगर मेरी मुखलिसी देखकर तस्वीर मुझे दे दी। खरा कर मैंने फौरन कमरे की दीवार पर उसे लगा दिया। उस तस्वीर को देखते ही दिल में अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे ये तस्वीर मेरे कमरे की रौनक बन गई हो। जब से मैंने ये तस्वीर अपने कमरे में लगाई थी, हर रात मेरे साथ ये वाकया पेश आता कि मेरा थका हारा वजूद किसी के लम्स को महसूस करता, जैसे कोई मेरे जिस्म को सुकून दे रहा हो। ये लम्स इतना नरम और प्यारा होता कि मेरी सारी थकन दूर हो जाती। ये वाकया हर रात दोहराया जाता। जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटता, कुछ ही देर बाद वही नरम हाथ मेरे जिस्म को छूने लगते। कभी वो मेरे कंधों पर, कभी पीठ पर और कभी मेरे पाँव पर हरकत करते। ये लम्स इतना हकीकी महसूस होता कि मैं कभी कभी जाग कर देखने की कोशिश करता कि क्या वाकई कोई मेरे करीब है, मगर हर बार मेरी आंखें खोलने पर कमरा खाली होता और सिर्फ तस्वीर की खामोशी होती। तस्वीर की आंखों में भी अजीब सी रोशनी होती जो रात के वक्त ज्यादा चमकने लगती। कभी कभी मुझे यूं महसूस होता कि वो रानी की आंखें मुझे देख रही हैं, जैसे वो मुझे मेरी तकलीफ को समझती हो। हर रात की तरह उस रात भी मैं सुकून से नींद की आगोश में चला गया। मेरी जिंदगी की थकन जैसे उस लम्स से दूर हो रही थी और मैं खुद को हर दिन ज्यादा ताज़ा दम महसूस कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ उस लम्स की आदत सी बन गई। अब मैं अपनी रातें उस पुरस्कार सुकून के बगैर भी नहीं सोच सकता था। ये लम्स मेरी जिंदगी में एक अजीब सी खुशी और राहत ले आया था। मेरे दिल में हमेशा ये सवाल रहता कि क्या ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। मगर उस लम्हे की सच्चाई ने मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी। ज़िकिया की शादी के लिए फिक्र लिए जब मैं लेटा तो मेरी सारी थकन उस नरम लम्स से दूर हो गई। कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं वाज़ेह तौर पर यह महसूस कर सकता था कि ये किसी औरत की उंगलियां हैं। रात के पिछले पहर मेरे कान में किसी की सरगोशी हुई, अरसलान परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ,
दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। ये आवाज़ मेरे कानों में वाज़ेह तौर पर महसूस हुई। मैंने एक झटके के साथ अपनी आंखें खोलकर कमरे के चारों गिर्द नजरें घुमाई। वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था, मगर एक भीनी भीनी खुशबू का एहसास मुझे अपनी लपेट में ले रहा था। ये सब कुछ क्या है? तुम कौन हो? अगर तुम वाकई में हो तो फिर मेरे सामने क्यों नहीं आती? ये चुप चुप कर मेरे साथ आंख मचोली खेलना बंद करो। जो कोई भी हो मेरे सामने आओ। मगर कोई भी नजर नहीं आया। सुबह जब मैं नींद से उठा तो मेरी आंखें सुर्ख हो रही थी। अम्मा ने दरवाज़ा खटखटाया, मेरे सामने चाय रखी और एक नज़र उस तस्वीर पर डाली। अम्मा कहने लगी, कितनी खूबसूरत तस्वीर है, अल्लाह करे तेरे नसीब में भी ऐसी दुल्हन आए। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। चाय का कप ख़त्म करके काम के लिए निकलने के लिए जब मैंने तकिए के नीचे से अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया तो मैं हैरान रह गया। एक लिफाफा वहाँ मौजूद था जो काफ़ी भारी लग रहा था। इसमें क्या है और ये कहाँ से आया? मैंने खुद से सवाल किया। ताहम तजस्सुस के मारे मैंने उस लिफाफे को खोल लिया और खोलकर मज़ीद हैरान रह गया। उस लिफाफे के अंदर काफ़ी रकम मौजूद थी। जब मैंने उसे गिना तो 1 लाख रुपया था। इतनी ज़्यादा रकम मेरे तकिए के नीचे कैसे आई? अपने आप में ये सोच कर रह गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन मुझ पर इतना मेहरबान हो गया। यही सोचते सोचते अचानक मेरी निगाह उस तस्वीर पर पड़ी तो न जाने क्यों मुझे लगा कि ये उस तस्वीर की करम नवाजी है। यकीनन उस रात के लम्स के पीछे और उन पैसों के पीछे सिर्फ उस तस्वीर का याद था। दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया, लेकिन मैं असल हकीकत तक पहुंचना चाहता था। इसलिए मैंने उस लिफाफे को वहीं पर रख दिया और खुद काम के लिए निकल खड़ा हुआ। सारे रास्ते उस खूबसूरत तस्वीर, उस पुरस्कार लम्स और उन पैसों के बारे में सोचता रहा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि उन सब का क्या ताल्लुक है। इतना तो मैं जान गया था कि वो कोई जो भी है मेरे साथ है और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन वो क्या है कुछ वाज़ेह नहीं था और यही बात मुझे परेशान कर रही थी। ताहम अपने काम के दौरान भी मैं उस रकम के बारे में सोचता रहा और यही सोचता रहा कि क्या मुझे सेठ साहब से रकम का मुतालबा करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ज़किया की शादी के लिए हमें काफ़ी रकम की ज़रूरत थी और अगर रकम का बंदोबस्त ना हो सका तो शादी में मुश्किल पेश आएगी। मैं ये सिर्फ सोच के रह गया। इसीलिए जैसे ही काम ख़त्म हुआ तो मैंने सेठ से रकम का मुतालबा कर दिया, जबकि मेरी बात सुनकर सेठ कहने लगा कि मैं रोज़ शाम को तो तुम्हें मजदूरी दे देता हूँ, फिर तुम कौन सी रकम का तकाजा कर रहे हो? जबकि मैंने उसे कहा, सेठ साहब ठेके की रकम तो ज़्यादा बनती है और आपने अभी तक मुझे वो अदा नहीं की। मुझे अब ज़रूरत है, बहन की शादी है और उसके अखराजात काफ़ी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप मुझे वो रकम वक्त पर अदा कर दें। मेरी बात सुनकर सेठ के माथे पर तेवरियां चढ़ गई। ताहम वो कहने लगा, अभी तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कुछ सोचता हूँ। सेठ की बात पर मुझे इतना इत्मीनान तो हो गया था कि वो रकम का बंदोबस्त कर देगा, लेकिन मैं सेठ की नीयत के बारे में नहीं जानता था। इसलिए मुतमईन सा घर आ गया और अम्मा को तसल्ली दी कि जल्दी रकम का बंदोबस्त हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो और ज़किया की शादी रख दो। जैसे चचा लोग कहते हैं वैसा ही कर दो, उसके बाद तैयारियां शुरू कर दो। अम्मा भी ये सुनकर मुतमईन हो गई, मुझे ढेरों दुआएं देने लगी। माँ की दुआओं से मेरे दिल में एक सुकून उतरता चला गया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी आने वाली सब मुश्किलें आसान हो गई हैं और मैं बहुत मुतमईन हो गया। अपने कमरे में आने के बाद मेरा जहन उस रकम की तरफ चला गया। जब मैंने तकिए के नीचे देखा तो वो लिफाफा हनोज वहीं पर मौजूद था। इसका मतलब वो रकम मेरे लिए रखी गई है, लेकिन मैं इस तरह रकम इस्तेमाल नहीं कर सकता था जब तक उसका मालिक मेरे सामने नहीं आ रहा था। जब तक वो मुझे उस रकम की हकीकत के बारे में नहीं बता देता, मैं उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि मैंने उस रकम को वापस तकिए के नीचे रख दिया और उस तस्वीर को देखने लगा। उस तस्वीर को देखने पर मुझे यही महसूस हुआ कि जैसे मैं उसे पहली दफ़ा देख रहा हूँ। मुझे ज़रा भी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाया कि वो कोई मूरत है, बल्कि यूं ही लग रहा था जैसे वो कोई जीती जागती मूरत है। उसकी आंखों में देखकर मुझे ज़िंदगी का एहसास हो रहा था और मैं मुसलसल उसकी तरफ देखे जा रहा था। मेरे पूरे वजूद में एक सर्द सी लहर दौड़ती चली गई। इससे पहले मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ,
लेकिन आज यूं लग रहा था जैसे वो तस्वीर मुजस्सम हकीकत बनकर सामने खड़ी हो। मैं एक चुरजुरी से लेकर रह गया और कमरे से बाहर आ गया। उस वक्त भूख अरूज पर थी, इसलिए मैं अम्मा के पास चला आया और कहने लगा, अम्मा मुझे गरम गरम खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। अम्मा भी जानती थी कि मजदूरी का काम कितना सख्त है और दोपहर का जो खाना मिलता था वो बराए नाम ही होता था। इसी वजह से मैं शाम को खरा कर पेट भर कर खाना खाता। अम्मा ने फौरन मेरे आगे खाना रखा और गरम गरम रोटियां तैयार करने लगी। खाना खाते हुए भी मुसलसल मैं उस रकम के बारे में ही सोच रहा था जो मेरे कमरे में मौजूद थी, और सोच रहा था कि उसे इस्तेमाल करूं या नहीं, क्योंकि अभी तक तो मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। ताहम मेरा इरादा यही था कि जब तक वो सामने नहीं आएगी मैं उसकी दी हुई रकम इस्तेमाल नहीं करूंगा। खाना वगैरह खाकर जब मैं अपने कमरे में आया तो मामूल के मुताबिक सोने के लिए लेट गया। मेरे लेटने के कुछ ही देर बाद वही मेहरबान लम्स मुझे महसूस होने लगा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी नींद की देवी मुझ पर मेहरबान होती गई और मैं सो गया। सुबह मैं बहुत तरोताज़ा होकर उठा, काम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। मैं हर सुबह उसी तरह बड़ा पुरजोश होकर काम पर जाता, लेकिन आज की सुबह कुछ मुख्तलिफ थी। आज जब मैं काम पर गया तो वहाँ पर जाने पर मुझे एक ऐसी हकीकत मालूम हुई जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। सेठ ने मेरा ठेका मंसूख कर दिया था और जो मेरा थोड़ा बहुत हिसाब था वो मुकम्मल करके चंद हजार मेरे हाथों पर रख दिए। मैं सेठ की शक्ल देखता रह गया और उससे अपना गुनाह पूछता रह गया, जबकि सेठ का कहना था कि तुम काम दिल लगे से नहीं करते और तुम्हारी बहुत सारी शिकायत आई हैं जिन्हें मैं अब तक नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन अब मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे इसमें नुकसान हो रहा है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम कोई और काम देख लो और मेरी जान छोड़ दो। सेठ ने यह कहते हुए चंद हजार मेरे हाथ पर रखे और फिर काम से निकाल दिया। मैं बहुत आर्जदा हो गया। मैं समझ गया था कि सेठ ने मुझसे किस बात का बदला लिया है। मैंने सेठ से कुछ रकम मांगी थी और बदले में उसने मुझे काम से ही निकाल दिया। मेरी रकम हजारों के हिसाब से बनती थी। सेठ ने सिर्फ ये चंद हजार देकर जैसे मुझ पर एहसान जता दिया। एकदम से मेरा काम चला गया। मैं बिल्कुल खाली हाथ था, अब बेरोजगार था। समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। वहीं पर सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सेठ इतना कमीना निकलेगा, वो एकदम से मेरा काम ख़त्म कर देगा। मैं बहुत परेशान था, घर वापस नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैं अम्मा को ये तासुर नहीं देना चाहता था कि मेरा काम ख़त्म हो गया है। इसीलिए सारा दिन सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर गुजारी और आइंदा के लिए हिकमत अमली तैयार की। मैंने सोच लिया था कि अगले दिन मुख्तलिफ जगहों पर जाकर काम का पता करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं काम ढूंढ लूँगा क्योंकि मेरा तजुर्बा था और मेरी नीयत नेक थी। शाम को मैं मामूल के मुताबिक घर आ गया और कुछ रकम अम्मा के हाथ पर रख दी जो सेठ की तरफ से मिली थी। अम्मा से मैंने यही कहा कि अभी ये रकम रखें। सेठ से मैंने कह दिया और वादे के मुताबिक वो जल्दी रकम देगा। अम्मा भी मुतमईन हो गई और वो पैसे संभाल कर अपने पल्लू में गिर्रा लगा ली, जबकि मैं बड़ा मायूसी के आलम में अपने कमरे में आया तो मुझे यूं लगा जैसे सामने वो तस्वीर मुझे दिलासा दे रही है। उसकी आंखों में मेरे लिए एक सुकून का तासुर था। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। बगैर देखे मैं बता सकता था कि वो रकम का लिफाफा अभी भी मेरे तकिए के नीचे मौजूद है क्योंकि उसका भारीपन मुझे तकिए से महसूस हो रहा था। अभी मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि एकदम से कमरे से रोशनी फूटने लगी। यूं महसूस हुआ जैसे कोई तेज रोशनी उस कमरे में फैल गई है और फिर उसके साथ ही बड़ी प्यारी सी खुशबू मुझे महसूस होने लगी। ये खुशबू बिल्कुल वैसी थी जैसी उस कोठी में महसूस हुई थी। उस कदीमी कमरे में आने वाली उस खुशबू ने मुझे तब भी अपने हिसार में लिया था और अब भी मुझे कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा था। मैं एकदम से उठ बैठा और उठकर जब सामने की तरफ मेरी निगाह गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो तस्वीर वाली लड़की मेरे सामने मुजस्सम हकीकत बनकर बैठी थी और उसे देखकर मैं दम बखूद रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो यूं अचानक मेरे सामने आ जाएगी। मैं हैरत से उसका चेहरा देख रहा था जबकि वो सामने बैठकर मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। उसकी आंखों का नरम सा तासुर मुझे हौसला और हिम्मत दे रहा था। मैं यकटक उसके चेहरे की तरफ देखता जा रहा था। वो अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत थी और उस वक्त मेरे सामने बैठी वो कोई परी लग रही थी। मैंने हैरत से पुर लहजे में उससे मुखातिब किया और कहा, तुम? तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी,
ہاں میرا نام رانیہ ہے اور میں ایک جن زادی ہوں. میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے اور جس گھر سے تم نے میری یہ تصویر لی تھی میں اسی گھر میں تھی، لیکن میں اپنے چچا کے ساتھ رہتی تھی. انہوں نے مجھے کسی قید خانے میں ڈال دیا کیونکہ وہ میرے باپ کی دولت کو ہتھیانا چاہتے تھے. یہی وجہ تھی کہ میں کتنے برس اس قید میں جیتی رہی اور پھر کسی مہربان کی وجہ سے وہاں سے آزاد ہو گئی. میری تصویر اسی کمرے میں لگی رہ گئی. جو تمہیں پسند آئی ہے تو اپنے ساتھ لے آئے. رانیہ کی بات سن کر میں بے حد حیران ہوا. مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس کو میں تصویر کو میں دیکھ رہا ہوں آج وہ میرے سامنے موجود ہے. میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ میری حیرت کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. رانیہ کے ساتھ باتیں کرتے مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا کہ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی. بیٹا تم کس کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ اماں نے جب یہ کہا تو میں چونک اٹھا اور رانیہ کی طرف خوفزدہ نظروں سے دیکھنے لگا. پھر اماں سے کہا نہیں اماں کچھ نہیں، بس یوں ہی میں آ رہا ہوں. اماں کو کہتے میں نے رانیہ کی طرف دیکھا اور کہا تمہارا شکریہ، تم سے ملاقات مجھے اچھی لگی. میں نے رانیہ سے یہ بات اپنے دل سے کہی تھی. جب وہ کہنے لگی میں نے تمہارے تکیے کے نیچے کچھ رقم رکھی تھی، تم اسے استعمال کر لینا، وہ تمہارے لیے ہے. رانیہ نے مجھے یہ کہا تو میں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگا ٹھیک ہے میں وہ استعمال کر لوں گا. تمہارے ہی کہنے کا منتظر تھا. مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رقم تم نے رکھی ہے، لیکن میں تب تک اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک تم مجھے خود نہ کھاؤ. تمہارا شکریہ، تم نے مشکل وقت میں میری مدد کی. میں نے رانیہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑی محبت سے اس کی طرف دیکھا. وہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی. میں باہر آیا تو وہ رقم کا لفافہ میرے ہاتھ میں تھا. کچھ دیر پہلے سیٹ کی وجہ سے جو میرے جسم و جان پر مایوسی تاری تھی اب وہ ختم ہو گئی. اب میں تھوڑا مطمئن ہو گیا. نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ رانیہ کا ساتھ مجھے اس مشکل سے نکال دے گا اور سیٹ کو بھی اللہ سبق دے گا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ منہ ماری کروں کیونکہ میرا اور اس کا ایک اچھا وقت گزرا، اور اب جب وہ جان بوجھ کر میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے تو میں اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں رکھ سکتا. یہی وجہ تھی کہ میں خاموش ہو گیا اور رقم کا لفافہ اٹھا کر اماں کے پاس لے آیا. اماں کو جب رقم تھمائی تو حیرت زدہ سی اس لفافے کو دیکھتی رہ گئی اور کہنے لگی ابھی تم نے تھوڑی دیر پہلے ہی تو مجھے اتنی رقم دی ہے، اب یہ کہاں سے آئی؟ میں نے مسکراتے ہوئے اماں سے کہا کہ ایک نیک دوست نے مدد کی ہے، اب بلا جھجک اسے زکیہ کی شادی کے لیے استعمال کرے، اللہ ہماری اور مدد کرے گا. میں نے اماں سے یہ کہا تو اب وہ میرے اس دوست کو دعائیں دینے لگی جبکہ میں بڑا شاد تھا. اماں کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا. دل میں ایک دم سے اطمینان اتر آیا. یوں لگ رہا تھا جیسے میری ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں. جس دن سے رانیہ کو سامنے دیکھا تھا اس دن سے وہ میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹتی ہی نہیں تھی. حالانکہ میں آج کل بے حد پریشان تھا. میرے پاس کوئی کام کاج بھی نہیں تھا. میں روز صبح کام کے لیے نکل جاتا. اماں کی خاطر میں گھر پر نہیں بیٹھتا تھا کہ انہیں پریشانی ہوگی. میں کام پر جانے کے بجائے ادھر ادھر کام ڈھونڈتا رہتا، لیکن ابھی تک کہیں بھی کام نہیں ملا تھا اور میرے لیے اسی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی تھی. سیٹ نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا اور میں خود بھی اس کے پاس نہیں جانا چاہتا تھا. اسی ادھیڑ بن میں کتنے دن گزر گئے. پریشانی حد سے بڑھ گئی. اب میں گھر جاتا تو ادھر سے ادھر پھر کر بہت تھک جاتا. شام کو جب تھکا رہا گھر آتا تو اماں میری حالت دیکھ کر گھبرا جاتی اور کہتی تم تو بہت زیادہ کام کرنے لگے ہو، اتنی محنت مت کرو، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی. لیکن میں اماں کو کیا سمجھاتا کہ آج کل کو تو میں کوئی کام نہیں کر پا رہا، صرف آپ کو پریشانی سے بچانے کے لیے چپ چاپ گھر سے نکل جاتا ہوں. لیکن میں یہ صرف دل میں سوچ کے رہ گیا. اماں کو کچھ نہیں کہہ پایا. اسی طرح دن گزر رہے تھے. اماں نے زکیہ کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی اور آج کل گھر میں ایک رونق کا احساس ہوتا. رنگ برنگے رنگین آنچل، چمکتے ہوئے نئے برتن، اس کے علاوہ اور کئی چھوٹی موٹی چیزیں ادھر ادھر دکھائی دیتی جنہیں زکیہ بڑی محبت سے دیکھتی اور بڑے ایمان کے ساتھ انہیں سمیٹ کر رکھتی. میں جب اسے دیکھتا تو ایک فخر کا احساس، نہ جانے کس وقت میری بہن اتنی بڑی ہو گئی کہ آج وہ بیاہ کے قابل ہو گئی. مجھے اس وقت اپنی ذمہ داری اور زیادہ محسوس. میں زکیہ کی طرف سے دیکھ کر دل سے ارادہ باندھتا کہ ہمیشہ اپنی بہن کا ساتھ دوں گا اور کسی مشکل میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا. پر دن گزرتے جا رہے تھے اور کام کا معاملہ انتہائی مشکل ہوتا جا رہا.
मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी और काम की भी, लेकिन दोनों का बंदोबस्त नहीं हो। सेठ की तरफ से कोई इत्तला नहीं आई थी, जबकि अब मैं उसकी तरफ से मायूस हो गया था। मुझे समझ आ गई थी कि वो कभी भी ना तो मेरी रकम देगा और ना ही मुझे काम पर बुलाए। ज़िकिया की शादी में कुछ ही दिन रह गए और मुझे सबसे बड़ी परेशानी पैसों की। अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। मैं इस सिलसिले में हद से ज्यादा परेशान था। अम्मा रोज मेरी तरफ से लेकिन मैं उन्हें क्या बताता कि रकम का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा और काम भी हाथ से चल। परेशानी के आलम में मैं अपने कमरे में आकर बैठ गया और सर दोनों हाथों से थाम लिया। दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब था, या अल्लाह कोई मेरी मदद फरमा। मैं कब तक इस परेशानी से बाहर नहीं, कब तक मुझे इस तरह की परेशानियां बर्दाश्त कर। मैं ये सोचता हुआ एकदम चौंक उठा जब मेरी निगाह सामने वाली कुर्सी पर पड़ी जहाँ उस दिन रानिया बैठी हुई। उसके ऊपर कोई शॉपर पड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं ठटक सा गया। पहले तो ये यहाँ पर नहीं था, अब कहाँ से आया? मैं एकदम उठा और उस शॉपर को उठाकर देखा। काफी वजनी मालूम हो, जाने उसमें क्या था। जब मैंने उसको खोलकर देखा, उसके अंदर से निकलने वाली रकम को देखकर इतनी ज्यादा रकम और मेरे कमरे में आखिर कहाँ से आई? ये सोचते हुए मेरी नजर रानिया की तस्वीर पर पड़ी तो यूं लगा जैसे वो मुस्कुराते हुए मुझे एक हौसला दे रही। मैंने अपने हाथ में पकड़ी रकम को देखा, फिर उस तस्वीर को देखा तो मुझे समझ आ गई ये रकम रानिया ने यहाँ पर रखी और यकीनन मेरी मदद के ख्याल से वो इतनी ज्यादा रकम रख गई थी। मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हूँ। फिर एकदम मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे मुखातिब किया और कहा, रानिया, मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कैसे चुकाऊंगा? तुमने जिस तरह पहले मेरी मदद की, अब फिर जिस तरह तुमने इतनी ज्यादा रकम दोबारा वहाँ पर रख दी, मैं कैसे उन एहसानों के बदले चुकाऊंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने ये कहते हुए उस रकम की तरफ देखा जबकि कमरे में एक रोशनी सी और फिर मुझे रानिया दिखाई दी। वो कहने लगी, तुम्हें मेरे एहसानों का बदला चुकाने की कोई जरूरत नहीं। तुम बस अपनी बहन की शादी करो और ये सब तो सिर्फ शुक्रिया के तौर पर तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुमने मुझे वहाँ से आज़ादी दिलवाई और फिर अपने घर में ले आए। मैं उस दिन से खुलकर सांस ले रही हूँ। मुझे जिंदगी महसूस हो रही है। और रही बात रकम की, तो तुम उसकी फिक्र मत करो। मेरे पास बहुत दौलत है। मेरा बाप एक अमीर आदमी था और अगर मैं सारी जिंदगी बैठकर भी खर्च करूं तो भी दौलत खत्म नहीं हो। इसीलिए तुम इस हवेली से परेशान मत हो। रानिया ने मुझे जब ये कहा तो मैं फिर भी उसका शुक्रिया अदा करने लगा। रकम की परेशानी तो हल हो गई थी, लेकिन काम की परेशानी उसी तरह बाकी थी और जिसने मुझे दिल ही दिल में काफी परेशान कर रखा। ज़िकिया की शादी में 3 ही दिन रह गए थे और आजकल मैं घर पर ही होता था। अम्मा से ये कह दिया था कि मैंने सेठ से छुट्टियां ली हैं। इसी वजह से अम्मा मुतमईन थी कि एक दिन दरवाजे पर बड़ी जोरदार किस्म की दस्तक हुई। मैं चौंक उठा। इस वक्त कौन हो सकता है, क्योंकि लड़कियां वगैरह तो शाम को ही आती थी और घर पर खूब रौनक लगी रहती, जबकि उस वक्त भरी दोपहर में कौन आ गया है। मैं ये सोचता दरवाजे की तरफ आया तो देखा कि सामने ही सेठ खड़ा। सेठ को देखकर तो मैं बेहद हैरान हुआ, जबकि वो बहुत शर्मिंदा सा दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत के तासुरात। ताहम मैंने उससे कहा, सेठ साहब अंदर आ जाएं, बाहर बहुत गर्मी है, बैठक में बैठ जाइए। सेठ मेरे साथ कदम बढ़ाता बैठक में जबकि उसके चेहरे पर अब भी नदामत के तासुरात और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। ताहम कुछ देर की खामोशी के बाद वो कहने लगा, मुझे माफ कर देना अरसलान, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा, अगर मैं तुम्हारे कहे के मुताबिक रकम दे देता तो मेरा इतना बड़ा नुकसान, मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं इतने बड़े नुकसान से दो चार होऊंगा। सेठ की बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी और मेरे सर के ऊपर से गुजर रही थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, सेठ साहब ये अब क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर सेठ ने कहना शुरू किया कि जिस दिन तुम काम छोड़कर गए हो उसके कुछ दिन बाद जिस प्लाजे को मैं तामीर करवा रहा था वो प्लाजा जमीन बोस हो गया। मैंने जिसको ठेका दिया था उसने उसमें नाकस माल इस्तेमाल किया और नाकस माल इस्तेमाल करने की वजह से वो प्लाजा नीचे आ गया। अब मेरे ऊपर लाखों का कर्जा चढ़ चुका है। जिस पार्टी का प्लाजा था वो मेरी जान को आ गई। उस प्लाजे के गिरने की वजह से मेरी रेपुटेशन भी खराब हो गई है। अब लोग उस प्लाजे का रुख भी नहीं कर। मैं शदीद परेशानी में गिर चुका हूँ। जिस ठेकेदार को ठेका दिया था वो भी वैसे ही पैसे लेकर फरार हो चुका है। तब मुझे तुम्हारी कद्र मंजिलत का एहसास हुआ। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की, मुझे माफ कर दो। सेठ ने ये कहते हुए एकदम मेरे आगे हाथ जोड़ दिए तो मैं फौरन आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। नहीं सेठ साहब नहीं, आप बड़े हैं, आप मुझसे माफी मत मांगे।
जो होना था वो हो गया। दुआ करे कि अल्लाह आइंदा किसी को नुकसान से दो चार न करे, मैंने सेठ को तसल्ली देते हुए कहा, जबकि वो कुछ देर बैठने के बाद अपनी जेब से रकम का लिफाफा निकालने लगा और मुझे दे दिया और कहने लगा, अरसलान ना मत करना, ये मैंने तुम्हारे हिस्से का ठेका दिया है जो मुझे पहले दे देना चाहिए था, और कल से काम पर आ जाओ, मुझे तुम्हारे जैसे वर्कर की शदीद जरूरत है। सेठ ने रकम देकर जब ये कहा तो मैंने फौरन उन्हें कहा, सेठ साहब मैं कल काम पर नहीं आ सकता, मुझे 3-4 दिन बहन की शादी के सिलसिले में घर पर काम है, जैसे ही काम खत्म होता है मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैंने सेठ को अपनी मजबूरी बता दी और साथ ही बहन की शादी की दावत भी दे दी। सेठ मुझे काम पर आने की ताकीद करता हुआ वहां से चला गया और मैं रकम हाथ में थाम कर देखता हुआ रह गया कि अल्लाह ने क्या बेहतर इंसाफ किया है। अगर जो मैं सेठ से रकम मांगता रहता तो शायद वो कभी भी मेरी रकम वापस ना करता, लेकिन अब जब मैंने उससे रकम मांगी भी नहीं और अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो अल्लाह ने बेहतरीन इंसाफ फरमाया है। मैं बेहद मुतमईन होकर अंदर आया और वो रकम भी अम्मा को थमा दी। ज़किया की शादी बड़े अच्छे तरीके से हो गई। मैंने उसकी शादी में रानिया को भी बुलवाया था और वो भी आई थी। अम्मा को जब से उससे मैंने मिलवाया था, अम्मा उसे देखकर हैरान रह गई। उन्हें जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो तस्वीर वाली लड़की सामने मौजूद है, और अम्मा तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई। कहने लगी, अरसलान तुम इससे शादी कर लो, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। माँ की जल्दबाजी और उनका शौक देखकर हैरान रह गई। हालांकि रानिया को तो मैंने वैसे ही बुलवाया था क्योंकि उसने मेरे पर इतना एहसान किया था और मैं उसे ये भी महसूस करवाना चाहता था कि वो घर के फर्द की तरह ही है। रानिया भी शादी में आकर बहुत खुश हुई थी, लेकिन मैंने अम्मा को रानिया की हकीकत नहीं बताई थी। मैंने उन्हें नहीं बताया था कि वो एक जिन जाती है, वरना अम्मा शायद परेशान हो जाती और दूसरी आम माओं की तरह यही सोचती कि रानिया मुझ पर आशिक हो गई, जबकि ऐसी बात हरगिज नहीं थी। तो मैंने रानिया के ऊपर एक छोटा सा एहसान किया जिसका बदला उसने मुझे इतनी बड़ी रकम देकर भी अदा किया, लेकिन फिर भी अभी वो मेरे एहसान मानती और मेरी मदद कर देती है। मैं इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत साबित हुआ हूँ। ज़किया की शादी के बाद दोबारा मैंने सेठ के पास काम पर जाना शुरू कर दिया। अब की बार सेठ साहब का रवैया पहले की निस्बत बहुत अच्छा था और मेरे ऊपर काफी मेहरबान थे। अब तो उन्होंने मेरी मजदूरी भी बढ़ा दी और उसके अलावा ठेके की रकम भी बढ़ा दी। मैं बहुत खुश था। मैं समझता हूँ कि ये मेरे सब्र का इनाम है और रानिया उसके कदम हमारे घर में पड़े तो ये हमारी खुशबख्ती है, वरना उससे पहले यही सेठ था जो मुझे मेरी मजदूरी भी पूरी तरह से नहीं दे रहा था। अब मैं बेहद खुश था और जिंदगी पहले की निस्बत काफी पुरसुकून हो। लेकिन अब अम्मा रोज ही मुझसे रानिया के सिलसिले में बात कर। उनका कहना था कि रानिया से शादी कर लो, ये ना हो कि उसकी शादी कहीं और हो जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। मैं अम्मा की शक्ल देखकर मुस्कुरा देता। अम्मा को हकीकत मालूम नहीं, इसी वजह से वो ऐसा कह रही थी। उन्होंने तो जब मैं कमरे में उसकी तस्वीर लगी देखी तो वो यही समझती थी कि मैं रानिया से बहुत मोहब्बत करता, इसलिए उसकी तस्वीर अपने कमरे में लगाई है, वरना हकीकत तो कुछ और थी। रानिया को मैंने जब वहाँ पर देखा मुझे अच्छी जरूर लगी, लेकिन उस तस्वीर में कुछ ऐसा चौंका देने वाला था जो मुझे अपनी तरफ मुतवज्जह कर, और मैं उसे घर पर ले आया। फिर अम्मा के बार बार इसरार पर मैंने झिझकते हुए रानिया से बात कर ली और उसे शादी की पेशकश कर दी, जिसे सुनकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उतर आई और वो मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख कर कहने लगी, मुझे तुमसे शादी मंजूर है। मैं इसे अपनी खुशबख्ती समझती हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। रानिया की बात सुनकर मैं दंग रह गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो मुझसे शादी की खाए। ताहम उसके बाद अम्मा को जब मैंने रानिया की रजामंदी दे दी तो रानिया के बारे में अम्मा को सारी हकीकत से भी आगाह कर दी, जिसे सुनकर अम्मा चंद लम्हों के लिए हैरत ज़दा रह गई और काफी देर तक कुछ भी बोल नहीं पाई। लेकिन फिर जब मैंने अम्मा को रानिया के सारे एहसानात का बताया और बताया कि किस तरह रानिया ने मेरी मदद की है, और जब सेठ साहब ने मुझे जब काम से निकाला था तो सारा खर्च रानिया ने उठाया था, अम्मा तो ये सुनकर हैरान रह गई और मुझे कहने लगी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? और मैं अम्मा के हाथ थामकर उनके सामने बैठ गया और उनसे कहने लगा, अम्मा मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि आप भी उसी परेशानी से गुजरें, आपको भी वही जहनी तकलीफ हो जो मैं झेल रहा हूँ। यही वजह थी कि मैंने आपको इस बारे में आगाह नहीं की। अम्मा ये सुनकर रोने लगी और कहने लगी, तुम इतना कुछ बर्दाश्त करते रहे लेकिन हमें बताया भी नहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने जिम्मेदार हो गए
और इतने बड़े हो गए हो कि अपनी परेशानियां अपने तक रखने लगे। अम्मा को मैंने काफी देर तक तसल्ली दी और फिर जल्दी से रानिया के साथ मेरी शादी अम्मा ने तय। उन्हें रानिया की बहू बनने पर कोई एतराज नहीं था। क्या हुआ अगर वो जिनजादी थी, लेकिन वो एक अच्छे दिल वाली और खूबसूरत लड़की थी जिसका दिल सोने का था। रानिया एक बहुत अच्छी बीवी और एक अच्छी बहू साबित हुई। वक्त ने साबित कर दिया